अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट देखना है लास्ट लेक्चर जो है डायूरेटिक्स का, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो इसमें जो है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, ये एक्ट करता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे एक दफ़ा इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का पहले फंक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है वहाँ पे। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सोडियम हाइड्रोजन पंप प्रेजेंट है, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन पंप प्रेजेंट है जो कि सोडियम को रिअब्जॉर्ब कराता है इन एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कहाँ से आता है? यहाँ पे जो है ना सोडियम और विद इन अ सेल, विद इन अ सेल जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना वो कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस पे ध्यान देना है। तो बनता है कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड से ये H+ में, H पॉजिटिव में और बाइकार्बोनेट आइंस में, ठीक है, इसकी क्लीवेज होती है। फिर हाइड्रोजन आइन जो है वो स्क्रीट आउट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आइन सिक्रीशन होती है उसकी ल्यूमेन में, यूरिन में, और उसके बदले में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। फिर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है तो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप इसको ब्लड में रीअब्जॉर्ब करा देता है फर्दर। अच्छा, हाइड्रोजन आइन सिक्रीट होकर जब ल्यूमेन में आता है ना, वहाँ पे भी बाइकार्बोनेट आइन प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ मिलता है तो H2CO3 बन जाता है। H2CO3 जो है विद इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, फिर उसकी क्लीवेज हो जाती है H2O में और CO2 में, ठीक है। और ये साइकिल जो है, दिस साइकिल गोज ऑन, ये साइकिल चलता रहे। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर कैसे एक्ट करता है? वो इस सोडियम हाइड्रोजन जो एक्सचेंजर है ना, ये जो हाइड्रोजन आइन सिक्रीट कर रहा है, सोडियम रिअब्जॉर्ब कर रहा है, इसके फंक्शन को इनहिबिट करता है। कैसे? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को कर देगा ब्लॉक। जब इसको ब्लॉक कर देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आइन सिक्रीट होंगे? नहीं होंगे। हाइड्रोजन आइन सिक्रीट ही नहीं होना, सोडियम में रिअब्जॉर्ब भी नहीं होना, तो इसका जो फंक्शन है सोडियम हाइड्रोजन पंप का, वो इनहिबिट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम जो है एसीटाजोलामाइड जो है वो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, जो ल्यूमेन में भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में भी, राइट। तो सोडियम आइन जो हाइड्रोजन के बदले में एक्सक्रीट आउट जो है ना, रिअब्जॉर्ब नहीं होते, हाइड्रोजन सिक्रीट नहीं होता तो सोडियम रिअब्जॉर्ब नहीं होता, तो सोडियम का लॉस हो जाता है और बाइकार्बोनेट, सोडियम का भी लॉस होता है क्योंकि वो रिअब्जॉर्ब नहीं होता, बाइकार्बोनेट आइन का भी लॉस होता है यूरिन में। अब जो बाइकार्बोनेट आइन है ना, किडनी की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज करती है सोडियम को रिअब्जॉर्ब करने में, फॉर मतलब बदले में हाइड्रोजन सिक्रीट हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एसीटाजोलामाइड, राइट। तो जो है ना, अब HCO3 जो है ना ये एलिवेट करेगा यूरिन में। जब ये एलिवेट करेगा, इट विल लीड टू कंडीशन नोन एज हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। ये वो कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जब बाइकार्बोनेट का लॉस बहुत ज़्यादा होता है यूरिन में। बाइकार्बोनेट आइन का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यूरिन में, ठीक है। अब थेरेप्यूटिक यूजेस में हमने इसका ये देखना है कि एसीटाजोलामाइड का यूजेस क्या है। एसीटाजोलामाइड ग्लूकोमा को ट्रीट करने में यूज़ होता है, ठीक है। ओरल देते हैं हम, ओरली। अब ग्लूकोमा में असल में क्या होता है? ग्लूकोमा में जो ऑप्टिक नर्व होती है ना आई की, वो जाती है डैमेज। इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो इन्हांस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा में। अब ये इस तरह करते हैं कि एसीटाजोलामाइड जो है ये ब्लॉक कर देता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इन सिलेरी बॉडी ऑफ द आई, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये एंजाइम जो है ना, जो ऑकुलर फ्लूइड है उसको बढ़ाने में और फिर ऑकुलर प्रेशर को बढ़ाने में ये इन्वॉल्व है। तो जब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को ब्लॉक कर देता है तो इंट्राओकुलर प्रेशर जो वो कर देता है, वो इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो आई में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब ज़्यादातर ग्लूकोमा में जो है ना हम टॉपिकल जो है एजेंट्स देते हैं, वो हैं डोरजोलामाइड एंड ब्रेनजोलामाइड।
जोलामाइड एंड ब्रेनजोलामाइड। ठीक है, टॉपिकल इफेक्ट देते हैं, ये सिस्टेमिक इफेक्ट्स जो है वो नहीं देते। अब एल्टीट्यूड सिकनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। अब जो एल्टीट्यूड सिकनेस जो है ना, इसको माउंटेन सिकनेस भी कहते हैं। इसकी वजह से जो इसकी प्रिवेंशन करता है, इसके सिम्टम्स की प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट में देते हैं। ठीक है, इसमें जो एल्टीट्यूड सिकनेस में एसीटाजोलामाइड प्रिवेंट करता है वीकनेस, ब्रेथलेसनेस, डिजीनेस, नोजिया, पल्मनरी एडीमा, क्योंकि इसमें एल्टीट्यूड सिकनेस में, माउंटेन सिकनेस में होता है वीकनेस हो जाती है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, डिजीनेस, नोजिया प्लस पेरिफेरी एंड सेरिब्रल एडीमा। तो ये जो है इसको प्रिवेंट करता है, इसके सिम्टम्स को, इसकी प्रिवेंशन में यूज़ होता है। इसके काइनेटिक्स में बस ये देख लेना है कि ये ओरली भी अवेलेबल हैं एजेंट्स और आईवी भी अवेलेबल है। अब जिस तरह हमने ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में टॉपिकल दिए हैं ना 2 एजेंट्स, डोरजोलामाइड, ब्रेनजोलामाइड, ये जस्ट टॉपिकली अवेलेबल हैं ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में। बाय द वे एसीटाजोलामाइड जो है ओरली आईवी अवेलेबल है, 90% प्रोटीन बाउंड है और ये एलिमिनेट हो जाता है रीनली। और इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं ना, इसके एडवर्स इफेक्ट्स में ये है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करेगा, ओके, पोटेशियम की डिप्लीशन होनी है, रीनल स्टोन फॉर्मेशन, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, पेरिस्थीजिया की टिंगलिंग सेंसेशन आती है, बर्निंग सेंसेशन हैंड, फीट एंड अदर बॉडी पार्ट्स। और हेपाटिक सिरहोसिस में ना इसको नहीं देते, क्योंकि ये जो है ना हेपाटिक ये NH4 अमोनिया की जो सिक्रीशन है बॉडी में से, उसको जो है ये कम कर सकता है, सो ये प्रिवेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है लास्ट जो टॉपिक है ना हमारा, ऑस्मोटिक डायूरेसिस। अब ऑस्मोटिक डायूरेटिक एजेंट जो है ना हमारे पास मैनिटोल है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास और भी एजेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड एंड यूरिया भी अवेलेबल है, बट वो हम इतना ज़्यादा जो है ना नहीं देखते, हम इसी को ही देखते हैं, मैनिटोल को। ये बहुत कम यूज़ होने वाले एजेंट्स हैं। अब ये देखना है, ग्लोमेरुलस में से ना बहुत से एजेंट्स फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है, जो ना फिर रीअब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है, वो फ्रीली जो है ना यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं और वो रीअब्जॉर्ब नहीं होते और वो फिर ज़्यादा ल्यूमिन में ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ल्यूमिन में ही रहते हैं जो कुछ लूट्स होते हैं। ये जिस तरह आइसोसोर्बाइड है, यूरिया, मैनिटोल, स्पेशली मैनिटोल है। अब इनकी जो है ना ये जब इधर आ जाते हैं तो इनकी जो रीअब्जॉर्प्शन है ना वो नहीं होती, वो ल्यूमिन में ही रहते हैं। ठीक है, अब जब इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती तो हमें पता है कि जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन इन्हांस होती है, होती है, तो पानी भी ऑब्वियसली वहीं मूव करता है। वाटर की कंसंट्रेशन जो सॉल्वेंट है वो भी हाई सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है ना, तो ऑब्वियसली सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। तो ये जो है ना हाई ऑस्मोलैरिटी की वजह से, हाई जो फिल्टर सब्सटेंस जो है ना इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। ठीक है, जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी इधर यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वाटर जो है, वाटर की कंसंट्रेशन भी तो यहाँ पे इंक्रीज होगी। ठीक है, वाटर की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी और वाटर की कंसंट्रेशन लूप ऑफ हेनले, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले की साइड पे जो वाटर है ना, वाटर की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, तो इट रिजल्ट्स इन ऑस्मोटिक डायूरेसिस, राइट। तो इसकी वजह से जो होता है ना ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगा ड्यू टू दिस ऑस्मोटिक एजेंट मैनिटोल। अब हम जो मैनिटोल जो है इसके जो हम देखेंगे कि इसमें जो है ना यूरिन का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका थोड़ा सा थेराप्यूटिक यूजेस देखना है। एक्यूट टॉक्सिक इंजेक्शन। अब दीज एजेंट्स, ये जो एजेंट्स है ना, दे आर नॉट helpful in sodium retention, not useful for treating condition in which there is sodium retention। मतलब ये सोडियम का लॉस नहीं करवाते इस तरह के एजेंट्स, बस इन्होंने अपनी
ऑस्मोलैरिटी बढ़ाते हैं, उस वजह से वाटर जो है उसकी रिअब्जॉर्प्शन कम होती है, वाटर एक्सक्रीट आउट ज़्यादा होता है, इसलिए ये दीज आर नॉन ऑस्मोटिक डायूरेसिस। अब कंडीशन ऐसे हमें सोडियम का लॉस करवाना है, पोटाशियम, इस तरह नहीं होता। ये उन एजेंट्स उन कंडीशन में यूज़ नहीं हो सकते जहाँ पे सोडियम की रिटेंशन है। अब ये कभी कभी ना देयर इज़ एक्यूट टॉक्सिक इंजेक्शन ऑफ सब्सटेंस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिक हम इंजेस्ट करते हैं, हमें ना उसको बस यूरिन के फ्लो को बढ़ाना होता है, मतलब हम चाहते हैं कि वो चीज़ एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी में से, तो तब हम मैनिटॉल उस कंडीशन में देते हैं ताकि जो है ना आफ्टर एक्यूट इंटॉक्सिकेशन ऑफ सब्सटेंस इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइक एक्सेस यूरिन फ्लो, ये ज़्यादा यूरिन का फ्लो करवाता है ना, ताकि जो है ना एक्यूट रीनल फेलियर ना हो। ओके, दूसरी बात है मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, मेनली जो हम इसको देते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर में, जब जो है ना ब्लड का ब्रेन का जो वॉल्यूम है ये कम कराएगी, फ्लूइड वॉल्यूम, ब्रेन में फ्लूइड का वॉल्यूम जो है कम कराएगी, और बाय एक्सक्रीटिंग वाटर फ्रॉम द टिश्यूज इन द ब्लड। फ्रॉम द टिश्यूज इन ब्लड, राइट। अब जो है हमने इसके थोड़ी देख लेना है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में ओरल भी अवेलेबल होता है, आईवी इसको ओरल नहीं देते, ठीक है, इसको हम आईवी ही देते हैं, और इसको क्योंकि ओरली इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। फिर एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स में डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली वाटर का लॉस हो जाए बॉडी में से, तो इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर एक्सपेंशन। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर एक्सपेंशन का मतलब ये है कि ये हमारे पास सेल है ना, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर एक्स्ट्रा सेलुलरली मैनिटॉल प्रेजेंट होगी ना, तो सेल में से इसने वाटर को भी रिअब्जॉर्ब कर लेना है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सेल्स, और इस कंडीशन के अंदर ना वो हाइपोनेट्रीमिया भी कॉज करता है के साथ, ठीक है। और हाइपोनेट्रीमिया या फिर पेरिफेरल एडिमा, ठीक है, हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग और ये सब कंडीशंस। बाकी डायूरेटिक्स जो है वो कवर हो गया। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हार्ट फेलियर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।